हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद सीमा। तो आज के सेशन में हम लोग पॉलिटिकल साइंस के 2017 के नवंबर में जो पेपर थर्ड हुआ था उसके क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने वाले हैं। इससे पहले हमने नवंबर में जो पेपर 2 हुआ था उसके 50 क्वेश्चंस को सॉल्व किया था। अगर आप लोगों ने वो वीडियो नहीं देखी है तो आप लोग वो वीडियो भी ज़रूर देखिए। वीडियो सेक्शन में जाकर आप लोग देख सकते हैं। ये वाली वीडियो में हम लोग इंग्लिश में बस क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। अगर आप लोगों को हिंदी में देखना है तो वीडियो सेक्शन में जाइए, आपको हिंदी में भी मिलेगा। दोनों ही मीडियम में अलग अलग वीडियो डाली गई हैं। तो आप लोग अगर इंग्लिश में हैं तो इंग्लिश में देखिए, अगर हिंदी में है तो हिंदी में देखिए। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के सामने, द क्लासिकल ट्रेडिशन इन पॉलिटिकल थियोरी इज कंसिडर्ड टू बी अ कॉमन स्कूल ऑफ इंक्वायरी बिकॉज। ऑप्शन 1 है यूनिटी इन स्टाइल एंड मैनर ऑफ आर्गूमेंट। ऑप्शन 2 यूनिटी इन थीम्स एंड स्टाइल। ऑप्शन 3 यूनिटी इन सर्चिंग द सेम गोल। और ऑप्शन 4 है यूनिटी इन हैविंग अ कॉमन विजन फॉर ह्यूमन काइंड। तो क्वेश्चन को रीड करिए और आंसर आप लोग लिखिए। तो राइट आंसर इसके लिए क्या है? ऑप्शन नंबर 1, यूनिटी इन स्टाइल एंड मैनर ऑफ आर्ग्यूमेंट। क्वेश्चन नंबर 2 है, हु डिस्क्राइब द क्लासिकल ट्रेडिशन एज एपिक थ्योरी? इजाया बर्लिन, कार्ल पोपर, शेल्डन वॉलिन या फिर माइकल ऑक्सफोर्ड। तो किसने क्लासिकल ट्रेडिशन को एज अ एपिक थ्योरी बताया है? राइट आंसर इसके लिए क्या है? इजाया बर्लिन, कार्ल पोपर, शेल्डन वॉलिन या फिर माइकल ऑक्सफोर्ड। तो राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन नंबर 3, शेल्डन वॉलिन। शेल्डन वॉलिन ने क्लासिकल ट्रेडिशन को एपिक थ्योरी के रूप में डिस्क्राइब किया है। क्वेश्चन नंबर 3 है आपके सामने, मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। लिस्ट 1 में कंसेप्ट दिए गए हैं और लिस्ट 2 में आपको थिंकर्स दिए गए हैं। तो मैच करिए और राइट आंसर आप लोग कोड में से बताइए क्या होगा। टैसिट कंसेंट से कौन थिंकर जुड़ा हुआ है? सेल्फ रिगार्डिंग एंड अदर रिगार्डिंग एक्शन से कौन जुड़ा हुआ है? नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी से कौन जुड़ा है? और वेल ऑर्डर सोसाइटी से कौन जुड़ा हुआ है? तो देखते हैं वेल ऑर्डर सोसाइटी किसकी है? रोल्स की। तो डी का फर्स्ट ऑप्शन देखिए किस ऑप्शन में है? ओनली 1 ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 2। टैसिट कंसेंट से कौन जुड़े हुए हैं? लॉक जुड़े हुए हैं। नेगेटिव एंड पॉजिटिव लिबर्टी से कौन जुड़े हुए हैं? बर्लिन जुड़े हुए हैं। सेल्फ रिगार्डिंग एंड अदर रिगार्डिंग एक्शन से जे.एस. मिल जुड़े हुए हैं, लेकिन क्योंकि हमें लिस्ट 2 में नहीं दिया गया है तो हम इसे बेंथम से मैच कर देंगे और हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो आप लोग को ध्यान में रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है आप लोगों के सामने। क्वेश्चन नंबर 3 अभी हमने किया, अब क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं हम लोग। Who feared that Marx's dictatorship of the proletariat would become dictatorship on the proletariat? लासेल, प्रोधा, बकुनिन या फिर रोजा लग्जमबर्ग। Who feared that Marx's dictatorship of the proletariat would become dictatorship on the proletariat? तो राइट आंसर इसके लिए क्या है? जल्दी से आंसर करिए आप लोग पहले। ऑप्शन नंबर 3, बकुनिन इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, असर्शन एंड रीजन। असर्शन है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट रॉल्स थ्योरी हैज स्ट्रॉन्ग प्रोसीजरल फीचर, इट कैन ऑल्सो बी सीन एज मेजर कॉन्ट्रीब्यूशन टू सोशल जस्टिस। रीजन दिया गया है, he is categorical that there is a need for rational justification of all departures from equality. कोड आपके सामने है, राइट आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए राइट आंसर लिखिए, ABCD क्या है राइट आंसर? In spite of the fact that Rawls' theory has a strong procedural feature, it can also be seen as a major contribution to social justice. So, right statement है. He is a categorical that there is a need for rational justification of all departures from equality. तो ये भी right statement दिया गया है। तो यहाँ पर both A and R are true and the correct explanation. तो right answer क्या है? ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 6,
Convergence theory pointed out the convergence between advanced capitalism and developed socialism, manufacturing nation and raw material exporting countries, national interest in international organization, need to have common policy to fight climate change. तो राइट आंसर बताइए क्या होगा। कन्वर्जेंस थियोरी जो है वो किन के बीच कन्वर्जेंस पर जोर देती है। तो व्हाट शुड बी द राइट आंसर? ऑप्शन नंबर 1 इज द राइट आंसर, एडवांस कैपिटलिज्म एंड डेवलप्ड सोशलिज्म। कन्वर्जेंस थ्योरी किनके कन्वर्जेंस पर जोर देती है? एडवांस कैपिटलिज्म एंड डेवलप्ड सोशलिज्म। क्वेश्चन नंबर 7 अगेन असर्शन एंड रीजन का है। असर्शन आपको गिवन है, लेनिन्स रेवोल्यूशनरी सीजर ऑफ पावर इज लाइक अ कूप एंड नेगेशन ऑफ मार्क्सिज्म। रीजन, मार्क्स थॉट अ कम्युनिस्ट पार्टी वुड कैप्चर पावर पीसफुली। तो व्हाट शुड बी द राइट आंसर? कोड आपके सामने गिवन है, तो राइट आंसर आप लोग लिखिए लाइव चैट में क्या होने वाला है, बताइए जल्दी से इसके लिए राइट आंसर। तो देखिए असर्शन क्या दिया गया है, लेनिन्स रेवोल्यूशनरी सीजर ऑफ पावर इज लाइक अ कूप एंड नेगेशन ऑफ मार्क्सिज्म। तो ये जो स्टेटमेंट है ये सही है। रीजन क्या दिया गया है, मार्क्स थॉट अ कम्युनिस्ट पार्टी वुड कैप्चर पावर पीसफुली। तो क्या पीसफुली कर पाएगा पावर कैप्चर? तो नहीं, रेवोल्यूशनरी तरीके से, रेवोल्यूशन के जरिए पावर को कैप्चर किया जाएगा अकॉर्डिंग टू मार्क्स। तो राइट आंसर क्या है? ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। क्वेश्चन नंबर 7 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 8, Mao's most original contribution was in emphasizing the revolutionary role of the proletariat, intelligentsia, combination of the proletariat and peasantry या फिर peasantry। तो राइट आंसर क्या है? किसके ऊपर ज़्यादा जोर देते हैं, किसके रेवोल्यूशनरी रोल पर माओ एम्फेसाइज ज़्यादा करते हैं? तो राइट आंसर इसके लिए क्या है? ऑप्शन नंबर 4 peasantry। Question number 9, who questioned the view that Locke was a defender of the glorious revolution? किसने इस व्यू पर क्वेश्चन किया है कि लॉ ग्लोरियस रेवोल्यूशन के डिफेंडर है? टॉनी ने, सेवाइन ने, मैकफर्सन ने या फिर एस क्राफ्ट ने? क्वेश्चन नंबर 9 राइट आंसर क्या है? जल्दी से लिखिए। राइट आंसर है इसके लिए एस क्राफ्ट ने इस व्यू पर क्वेश्चन किया है कि ग्लोरियस रेवोल्यूशन के डिफेंडर है लॉक। इस पर क्वेश्चन किया है एश क्राफ्ट ने। क्वेश्चन नंबर 10, विच पॉलिटिकल थिंकर रिजेक्ट एरिस्टोटल कंप्लीटली? ऑप्शंस हैं मैकियावेली, हॉब्स, लॉक, रूसो। कौन सा वो थिंकर है जिसने एरिस्टोटल को कंप्लीटली रिजेक्ट कर दिया है? तो आंसर है इसके लिए ऑप्शन नंबर 2 हॉब्स। Question number 11, who described Rousseau as a totalitarian democrat? ऑप्शन है आपके सामने कार्ल पोपर, कार्ल फेडरिक, हन्ना आरेंट, जैकोब टालमन। तो किसने रूसो को टोटलिटेरियन डेमोक्रेट के रूप में डिस्क्राइब किया है? तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 जैकोब टालमन ने रूसो को टोटलिटेरियन डेमोक्रेट के रूप में डिस्क्राइब किया है। Question number 12, power not right is the focal point for Hobbes. Why? Hobbes के लिए पावर फोकल पॉइंट था, राइट नहीं था, ऐसा क्यों? ऑप्शन है आपके सामने, पावर इज मोर इम्पॉर्टेंट देन राइट, राइट्स विल एंटेल ड्यूटीज, देयर इज एन इनहेरेंट कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन पावर एंड राइट, और ऑप्शन 4 है difficult to obtain agreement among individuals। तो राइट आंसर लिखिए 1 2 3 4 क्या है इसके लिए सही आंसर? तो क्वेश्चन नंबर 12 के लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 पावर नॉट राइट इज द फोकल पॉइंट फॉर हॉब्स बिकॉज डिफिकल्ट टू ऑब्टेन एग्रीमेंट अमंग इंडिविजुअल्स। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। लिस्ट 1 में आपके सामने मार्क्स की राइटिंग है और लिस्ट 2 में आपके सामने थीम्स दिए गए हैं उससे जुड़े हुए।
तो आपको बताना है पेरिस मैन्युस्क्रिप्ट की थीम क्या है, दास कैपिटल की थीम क्या है, 18th ब्रूमेयर ऑफ द लुइस बोनापार्टे की थीम क्या है और क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम की थीम क्या है। कोड आपके सामने गिवन है, तो राइट आंसर आप लोग लिखिए क्या होगा इसके लिए। तो हम लोग करते हैं पेरिस मैन्युस्क्रिप्ट की थीम क्या है, जल्दी से लिखिए आप लोग। तो पेरिस मैन्युस्क्रिप्ट की थीम है एलियनेशन। दास कैपिटल की थीम क्या है, जल्दी से लिखिए आप लोग। दास कैपिटल में दिया गया है सरप्लस वैल्यू का विचार। 18th ब्रूमेयर ऑफ लुइस बोनापार्टे में दिया गया है रिलेटिव ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट और क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम में दिया गया है डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट। पेरिस मैन्युस्क्रिप्ट थीम है एलियनेशन, दास कैपिटल थीम सरप्लस वैल्यू, 18th ब्रूमेयर ऑफ द लुइस बोनापार्टे थीम है रिलेटिव ऑटोनॉमी ऑफ द स्टेट और क्रिटिक ऑफ द गोथा प्रोग्राम थीम है इसकी डिक्टेटरशिप ऑफ द प्रोलेटेरिएट। ए का फोर्थ ऑप्शन आपको किस में दिखता है, ओनली वन ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 14, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ मैकियावेलीज पॉलिटिकल थियोरी। तो मैकियावेली के पॉलिटिकल थियोरी के बारे में इनमें से कौन से करेक्ट है आपको बताना है। आइडियलाइज्ड एंशिएंट रोम, used history extensively to draw lesson for statecraft, private army needed for the success of prince ruler, blamed religion for Italy's moral regeneration। तो आपके सामने नीचे कोड दिए गए हैं, आपको राइट आंसर इसके लिए बताना है क्या होगा। आइडियलाइज्ड एंशिएंट रोम, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। यूज्ड हिस्ट्री एक्सटेंसिवली टू ड्रॉ लेसन फॉर स्टेटक्राफ्ट, ये भी सही है क्योंकि उनका हिस्टोरिकल मेथड था। प्राइवेट आर्मी नीडेड फॉर द सक्सेस ऑफ अ प्रिंस और रूलर, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है क्योंकि उन्होंने प्राइवेट आर्मी को यूज़ करने से मना किया है, बल्कि पब्लिक आर्मी को ही वो यूज़ करने को कहते हैं। ब्लेम्ड रिलीजन फॉर इटलीज मोरल रीजनरेशन, तो इटली के नैतिक पतन के लिए क्या वो रिलीजन को उत्तरदायी मानते हैं, तो नहीं, वो इसके लिए चर्च को उत्तरदायी मानते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी और डी आपके यहाँ पर गलत हो जाएंगे, ऑप्शन ए और बी ही यहाँ पर केवल सही है। तो राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 1, क्योंकि हमसे ट्रू पूछा गया था। क्वेश्चन नंबर 15, हाउ डिड गांधी डिस्क्राइब हिमसेल्फ, एज अ फिलोसॉफिकल एनार्किस्ट, लिबरल डेमोक्रेट, सोशल डेमोक्रेट या फिर कम्युनिस्ट। तो गांधी खुद को किस रूप में डिस्क्राइब करते हैं। तो राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन नंबर 1, फिलोसॉफिकल अनार्किस्ट, दार्शनिक अराजकतावादी। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू ऑफ एरिस्टोटल कॉन्ट्रीब्यूशन टू कंपैरेटिव मेथड। ऑप्शन ए है टू स्टडी द देन एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल सिस्टम, to develop an empirical science of politics, to arrive at the ideal type, to apply abstract ideas in practice। तो राइट आंसर इसके लिए बताइए क्या होगा, कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू है। तो इसके लिए राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 2, ए एंड बी स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू है। टू स्टडी द देन एग्जिस्टिंग पॉलिटिकल सिस्टम, उन्होंने 158 कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी किया। टू डेवलप एन एम्पेरिकल साइंस ऑफ पॉलिटिक्स, तो ये भी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तो ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट है। ए और बी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, सी और डी स्टेटमेंट यहाँ पर रॉन्ग दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 17, न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म एम्फेसाइजेज ऑन, तो न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म किस पर एम्फेसाइज करता है। Institutions rather than individuals, a balance between institution and individuals, a group theory in politics, economics dominates over politics। तो राइट आंसर बताइए, न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म किस पर एम्फेसाइज करता है। तो इसके लिए राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1, इंस्टीट्यूशन rather than
individual. New institutional emphasizes on institution rather than individuals. Question number 18. Easton described his drastic revision in political science in 1969 as counter-reformation, genuine revolution, correction to earlier studies, abandoning his own earlier research. तो इसके लिए राइट आंसर क्या है जल्दी से बताएंगे आप लोग. Easton described his drastic revision in political science in 1969 as genuine revolution. Option number 2 is the right answer. Question number 19. The essential framework of liberal political economy was provided by Locke, David Hume, Montesquieu, Adam Smith. Essential framework of liberal political economy was provided by Adam Smith. Option number 4 is the right answer. Question number 20. What has mainly accounted for the evolution of unwritten constitution of Great Britain? The British practice of following continuity and change peacefully, the British acceptance of convention as sacred as law but not enforceable in courts, the British belief that the king can do no wrong, the common law tradition in Britain. तो राइट आंसर बताइए क्या होगा इसके लिए. क्या कारण था या क्या चीज कौन सा कारक उत्तरदायी था अनरिटन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ ग्रेट ब्रिटेन के लिए? तो राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन नंबर 4, द कॉमन लॉ ट्रेडिशन इन ब्रिटेन. क्वेश्चन नंबर 21 है. इन विच कंट्री द प्रैक्टिस ऑफ वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर इज फॉलोड? यूएसए, यूके, इंडिया या फिर स्विट्जरलैंड. कहाँ पर प्रैक्टिस किया जाता है वंस अ स्पीकर ऑलवेज अ स्पीकर? राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन नंबर 2, यूके. यूके में जो एक बार स्पीकर बन जाता है वो हमेशा के लिए स्पीकर है. क्वेश्चन नंबर 22. द सुप्रीम कोर्ट्स राइट टू जुडिशियल रिव्यू वॉज फर्स्ट एस्टैब्लिश इन यूएसए, इंडिया, फ्रांस, स्विट्जरलैंड. तो जुडिशियल रिव्यू फर्स्ट टाइम कहाँ पर इस्टेब्लिश किया गया? यूएसए में, इंडिया में, फ्रांस में या फिर स्विट्जरलैंड में? राइट आंसर आप लोग लिखेंगे क्या होगा इसके लिए? तो इसके लिए राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1, यूएसए. यूएसए में जुडिशियल रिव्यू फर्स्ट बार इस्टेब्लिश किया गया था. क्वेश्चन नंबर 23. इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इंडिविजुअल सिटीजन्स राइट्स हैव डेवलप्ड बाय द सिग्निफिकेंट इंटरवेंशन ऑफ द जुडिशरी? स्विट्जरलैंड, यूके, यूएसए या फिर फ्रांस? तो राइट आंसर इसके लिए क्या है जल्दी से बताएं आप लोग. इंडिविजुअल सिटीजन राइट डेवलप्ड किया गया जुडिशरी के इंटरवेंशन से कहाँ पर? राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यूएसए. क्वेश्चन नंबर 24 मैच करना है आपको. नीचे कोड दिए गए हैं. लिस्ट 1 में आपको इलेक्टोरल सिस्टम दिया गया है और लिस्ट 2 में उससे जुड़े हुए कंट्रीज दिए गए हैं. तो मैच करिए. फर्स्ट पास्ट दी पोस्ट सिस्टम कहाँ पर कौन सी कंट्री में है? सेकंड बैलेट सिस्टम, ऑल्टरनेटिव वोट सिस्टम, एडिशनल मेंबर सिस्टम. तो 24 के लिए राइट आंसर आप लोग कोड में से बताइए क्या होगा. तो फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम है आपका यूएसए में. तो ऑप्शन नंबर 3 आपको ए का कहाँ पर मिल रहा है? एक ही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 में. तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4. सेकेंड बैलेट सिस्टम है आपका फ्रांस में. ऑल्टरनेटिव वोट सिस्टम है ऑस्ट्रेलिया में. एडिशनल मेंबर सिस्टम है जर्मनी में. फर्स्ट पास दी पोस्ट सिस्टम यूएसए. सेकेंड बैलेट सिस्टम फ्रांस. ऑल्टरनेटिव वोट सिस्टम ऑस्ट्रेलिया और एडिशनल मेंबर सिस्टम जर्मनी. तो याद रखें इसको. क्वेश्चन नंबर 25 असर्शन एंड रीजन.
असर्शन गिवन है, द थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ 1950s like behavioralism could never develop an universally accepted paradigm because they were locally dated. रीजन दिया गया है, दे ओरिजिनेटेड ड्यूरिंग द कोल्ड वॉर पीरियड एंड कॉन्सिक्वेंटली बायस्ड। तो क्या दोनों सही हैं और करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? जल्दी से बताइए, कोड नीचे गिवन है, आप लोग जल्दी से राइट आंसर बताएंगे इसके लिए। द थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट ऑफ 1950s like behavioralism could never develop an universally accepted paradigm because they were locally dated। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। They originated during the Cold War period and consequently biased। तो ये भी सही है। Both A and R are true and R is the correct explanation of A। तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 26, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन डील्स विथ प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेटिंग पॉलिटिकल आइडियाज। ऑप्शन 2 है कैरियर प्लानिंग एंड पॉलिटिकल सोशलाइजेशन। ऑप्शन 3 है एलिबरेटिंग द थ्योरीज ऑफ डर्खीम। ऑप्शन 4 है इलेबोरेटिंग द थ्योरीज ऑफ वेबर। तो पॉलिटिकल सोशलाइजेशन किसके साथ डील करता है? क्वेश्चन नंबर 26 के लिए राइट आंसर आप लोग लिखेंगे, क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 26 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेटिंग पॉलिटिकल आइडियाज। Political socialization deals with process of formulating political ideas. Question number 27. Subject participatory culture was associated with erstwhile communist regime, fascist regimes, post-colonial societies, non-ideological dictatorship। तो subject participatory culture किससे associated है? राइट आंसर है इसके लिए erstwhile communist regime। क्वेश्चन नंबर 28, हु हैज़ कमेंटेड दैट पॉलिटिक्स इज अबाउट डाइवर्सिटी एंड कॉन्फ्लिक्ट एंड द इसेंशियल इंग्रेडिएंट ऑफ इट्स एग्जिस्टेंस इज स्कार्सिटी। लेफ्टविच, लासवेल, क्रिक या फिर मिलेट। 28 के लिए राइट आंसर बताइए क्या होगा? किसने Politics is about diversity and conflict and the essential ingredient of its existence is scarcity। किसने ऐसा कहा है? तो राइट आंसर है इसके लिए लासवेल। क्वेश्चन नंबर 29, हंटिंगटन criticizes the modernization theory for not taking into account presence of several competing value system or cultures in traditional society, the difference between base and superstructure, the question of leadership, overdeveloped nature of modernizing nations। तो मॉडर्नाइजेशन थ्योरी को क्रिटिसाइज क्यों किया है हंटिंगटन ने? क्वेश्चन नंबर 29 राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से बताइए। तो क्वेश्चन नंबर 29 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, presence of several competing value system or culture in traditional society। Question number 30, who among the following provided an economic approach to elitism? elitism को economic approach किसने इसमें से दिया है? पैरेटो ने, मोस्का ने, मिल्स ने या फिर बर्नहम ने। क्वेश्चन नंबर 30, व्हाट शुड बी द राइट आंसर? लिखिए आप लोग। तो इकोनॉमिक अप्रोच एलिटिज्म को किसने दिया है? ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, बर्नहम। क्वेश्चन नंबर 31, अकॉर्डिंग टू whom the Indian Constitution aimed at the tripartite goal of national unity, democracy and social revolution as 3 distinct strands interwoven into a seamless web। तो किसने ऐसा कहा है? ट्रीपर्टाइट गोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और वो कौन कौन से हैं? नेशनल यूनिटी, डेमोक्रेसी एंड सोशल रेवोल्यूशन। तो किसने कहा है? WH मॉरिस जोन्स ने, रजनी कोठारी ने, ग्रैनविल ऑस्टिन ने या फिर सुनील खिलनानी ने। क्वेश्चन नंबर 31 के लिए राइट आंसर आप लोग बताइए क्या होगा? तो क्वेश्चन नंबर 31 के लिए राइट आंसर है ग्रैनविल ऑस्टिन। Question number 32, which of the following grounds come within the ambit of reasonable restriction put by the state or on the exercise of freedom under Article 19 of the Indian Constitution?
कौन से रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है जो आर्टिकल 19 जो कि है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर लगाए जा सकते हैं? सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मोरालिटी, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। तो कोर्ट में से आप लोग राइट आंसर बताएंगे क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 32 के लिए राइट आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 32 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ये चारों ही रीजनेबल रेस्ट्रिक्शंस है जो आर्टिकल 19 पे लगाए जा सकते हैं। सिक्योरिटी ऑफ स्टेट, डिसेंसी और मोरालिटी, पब्लिक ऑर्डर एंड कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट। क्वेश्चन नंबर 33, once approved by parliament, for how long can the proclamation of financial emergency remain in operation? 2 months, 3 years, till the term of that parliament indefinitely. तो एक बार जब पार्लियामेंट से अप्रूव्ड हो जाता है तो फाइनेंशियल इमरजेंसी कितने समय तक लगी रह सकती है? राइट आंसर क्या होगा इसके लिए जल्दी से आप लोग बताएंगे क्या है राइट आंसर। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, इंडेफिनेटली। क्वेश्चन नंबर 34, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फॉर द कोड गिवन बिलो। तो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर ट्रू हैं या करेक्ट है आपको बताना है। इलेक्टेड बाय द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, इलेक्टेड बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा एंड द राज्यसभा, members of state assemblies have no right to vote, he is the chairman of राज्य सभा। तो कौन कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है आपको कोड नीचे दिए गए हैं, आपको राइट आंसर बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 34 के लिए राइट आंसर बताइए क्या होगा। इलेक्टेड बाय द सिस्टम ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, तो ये सही है यहाँ पर। इलेक्टेड बाय ऑल द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा एंड द राज्यसभा, ये भी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। जबकि जो राष्ट्रपति होता है, जो प्रेसिडेंट होता है, उसका इलेक्शन कैसे होता है आप लोग लिखिए, कौन कौन शामिल होता है उसके इलेक्शन में वोट देने के लिए। लिखिए जल्दी से आंसर इसके लिए क्या होगा। प्रेसिडेंट के इलेक्शन में लोकसभा प्लस राज्यसभा प्लस राज्य की विधानसभा, स्टेट लेजिस्लेशन के निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं, इलेक्टेड मेंबर भाग लेते हैं। लेकिन जो वाइस प्रेसिडेंट है उसके इलेक्शन में केवल लोकसभा और राज्यसभा के ही सदस्य भाग लेते हैं, राज्य विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेते हैं। और ऑल द मेंबर्स ऑफ द लोकसभा एंड राज्यसभा शामिल होते हैं, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा के सभी सदस्य इनके इलेक्शन में शामिल होते हैं। किनके? वाइस प्रेसिडेंट के। जबकि प्रेसिडेंट में केवल इलेक्टेड मेंबर्स भाग लेते हैं, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। इलेक्टेड बाय ऑल द मेंबर ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा, ये भी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। मेंबर्स ऑफ स्टेट असेंबलीज हैव नो राइट टू वोट, ये भी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। ही इज द चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35 है, अरेंज द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग केसेस एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। तो आपके सामने कुछ केसेस दिए गए हैं, आपको उनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ADM जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला और बाल्को एम्प्लॉयज़ यूनियन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। तो ये केस कब कब हुए हैं उसके अकॉर्डिंग इन्हें क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप लोग को अरेंज करना है और आपको कोड नीचे दिए गए हैं। तो आंसर करिए इसके लिए क्या होगा राइट आंसर। तो इसके लिए राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 1। सबसे पहले आता है ADM जबलपुर वर्सेस शिवकांत शुक्ला 1976 में। उसके बाद आता है बंधुआ मुक्ति मोर्चा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1984 में। उसके बाद आता है MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1986 में और बाल्को एम्प्लॉयज़ यूनियन ऑफ इंडिया 2002 में।
तो यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। तो याद रखिए, बंधुआ मुक्ति मोर्चा 1984, MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 1986, ADM जबलपुर 1976 और बालको एम्प्लॉयज यूनियन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया 2002। क्वेश्चन नंबर 36, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल्स evolved from the judgment delivered in Bomai case in relation to Article 356. Choose correct answer from the quote given below. The proclamation issued under Article 356 is subject to judicial review. The State Assembly should not be dissolved immediately after issuing proclamation. The Assembly should be dissolved only after the Parliament has approved the proclamation. The court may require the Union government to disclose the material on the basis of which it was decided to invoke Article 356. तो करेक्ट आंसर बताइए, कोड में से क्या होगा इसके लिए करेक्ट आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 36 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। ये सारे ही स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। द प्रोक्लेमेशन इशूड अंडर आर्टिकल 356 इज सब्जेक्ट टू जुडिशियल रिव्यू। The State Assembly should not be dissolved immediately after issuing proclamation. तो 356 के इशू करने के साथ ही स्टेट असेंबली को डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है। द असेंबली शुड बी डिसॉल्व्ड ओनली द पार्लियामेंट हैज़ अप्रूव्ड द प्रोक्लेमेशन। द कोर्ट में रिक्वायर द यूनियन गवर्नमेंट टू डिस्क्लोज द मटीरियल ऑन द बेसिस ऑफ विच इट वॉज डिसाइडेड टू इन्वोक आर्टिकल 356। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 36, जस्टिस पुंछी कमीशन इज रिलेटेड टू। तो पुंछी कमीशन किससे रिलेटेड है? अर्बन गवर्नेंस से, यूनियन स्टेट रिलेशन से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से या फिर इलेक्टोरल रिफॉर्म से। तो जस्टिस पुंछी कमीशन किससे रिलेटेड है? क्वेश्चन नंबर 36 के लिए राइट आंसर है यूनियन स्टेट रिलेशन से जुड़ी हुई है जस्टिस पुंछी कमीशन। क्वेश्चन नंबर 38, मैच करना है आपको सेंटर्स अकॉर्ड विद ईयर दिया गया है आपको। लिस्ट 1 में आपको सेंटर्स दिए गए हैं अकॉर्ड विद। तो असम कब जुड़ा है, मिजोरम कब जुड़ा है, त्रिपुरा कब जुड़ा है और पंजाब कब जुड़ा है। कोड आपके सामने है, जल्दी से इसके लिए राइट आंसर आप लोग बताएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 38 के लिए राइट आंसर बताइए क्या होगा। तो असम 1985, मिजोरम 1986, त्रिपुरा 1988 और पंजाब 1985। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 39, which committee felt that Panchayati Raj institution could have survived well if they had been encouraged well by entrusting responsibility as a vanguard of development in village India? अशोक मेहता कमेटी, LM सिंघवी कमेटी, GVK राव कमेटी या फिर PK थुंगन कमेटी। तो क्वेश्चन नंबर 39 के लिए राइट आंसर बताइए क्या होगा। Which committee felt that Panchayati Raj institution could have survived well if they had been encouraged well by entrusting responsibilities? अगर उनको responsibility दी जाएगी as a vanguard of development in village India, विलेज इंडिया के लिए डेवलपमेंट के लिए अगर उनको रेस्पॉन्सिबिलिटी दी जाएगी पंचायती राज इंस्टीट्यूशन को, तो वो ज़्यादा अच्छा बेहतर प्रदर्शन कर सकती है। ऐसा किस कमेटी ने कहा है? तो राइट आंसर है अशोक मेहता कमेटी। क्वेश्चन नंबर 40, हु वॉज द चीफ इलेक्शन कमीशन हु रोट अ लेटर टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया रिकमेंडिंग द रिमूवल ऑफ इलेक्शन कमिश्नर? तो कौन से चीफ इलेक्शन कमिश्नर है जिसने लेटर लिखा है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को और रिकमेंड किया था कि इलेक्शन कमिश्नर को रिमूव करना चाहिए? 40 के लिए राइट आंसर बताएंगे आप लोग। क्या ये नवीन चावला है, एन गोपाल स्वामी है, TN शेषान है, MS गिल है?
तो क्वेश्चन नंबर 42 के लिए राइट आंसर है एन गोपाल स्वामी। क्वेश्चन नंबर 41 असर्शन एंड रीजन। असर्शन गिवन है लॉ एंड ऑर्डर इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। लॉ एंड ऑर्डर इज स्टिल वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम इन इंडिया। और आपको यहाँ पर कोड दिए गए हैं, तो राइट आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा इसके लिए। तो लॉ एंड ऑर्डर इज द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट, ये सही है। लॉ एंड ऑर्डर इज स्टिल वन ऑफ द मेजर प्रॉब्लम्स इन इंडिया, ये भी सही है। तो बोथ ए एंड आर इज ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। क्वेश्चन नंबर 42, मैच करना है आपको स्टेट और स्टेट पार्टीज को, तो मैच करिए और राइट आंसर बताइए क्वेश्चन नंबर 42 के लिए। बिहार में कौन सी पार्टी है, इनमें से कौन सी स्टेट पार्टी है? वेस्ट बंगाल में कौन सी है, उत्तर प्रदेश में कौन सी है और हरियाणा में कौन सी है? तो बिहार में है लोक जनशक्ति पार्टी, वेस्ट बंगाल में है आपका रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, उत्तर प्रदेश में है अपना दल और हरियाणा में है इंडिया नेशनल लोकदल। बिहार लोक जनशक्ति पार्टी, वेस्ट बंगाल रेवोल्यूशनरी सोशलिस्ट पार्टी, उत्तर प्रदेश अपना दल और हरियाणा इंडियन नेशनल लोकदल। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 43, हु ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर ऑफ टुवर्ड्स इक्वालिटी रिपोर्ट। तो इनमें से कौन टुवर्ड्स इक्वालिटी रिपोर्ट के मेंबर नहीं है? लोतिका सरकार, नीरा डोगरा, बीना मजूमदार या फिर सुशीला नैयर। तो क्वेश्चन नंबर 43 के लिए राइट आंसर क्या है? टुवर्ड्स इक्वालिटी रिपोर्ट के कौन से इनमें से मेंबर नहीं है? तो राइट आंसर है इसके लिए ऑप्शन नंबर 4 सुशीला नैयर। सुशीला नैयर टुवर्ड्स इक्वालिटी रिपोर्ट की मेंबर नहीं है, बाकी तीनों यानी लोतिका सरकार, वीना मजूमदार और नीरा डोगरा इसके मेंबर है। क्वेश्चन नंबर 44 है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। तो टाइप ऑफ प्रेशर ग्रुप्स आपको दिए गए हैं लिस्ट 1 में एंड नेम ऑफ प्रेशर ग्रुप्स दिए गए हैं लिस्ट 2 में। तो मैच करिए और राइट आंसर इसके लिए बताइए क्या होगा। कौन सा इनमें से प्रेशर ग्रुप ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर पर बेस्ड है, कौन सा लेबर इंटरेस्ट पर बेस्ड है, कौन सा इंस्टीट्यूशनल इंटरेस्ट पर बेस्ड है और कौन सा बिजनेस इंटरेस्ट पर बेस्ड है। तो जल्दी से मैच करिए और राइट आंसर आप लोग बताएंगे इसके लिए क्या होगा। कोड आपके सामने नीचे दिया गया है, तो राइट आंसर बताइए इसके लिए। तो ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर पर इन चारों में से कौन सा बेस्ड हो सकता है, जल्दी से गैस करिए अगर आपको नहीं पता है तो। नायर सर्विस सोसाइटी ट्रेडिशनल सोशल स्ट्रक्चर पर बेस्ड है। लेबर इंटरेस्ट पर कौन सा बेस्ड होगा? हिंद मजदूर परिषद। इंटरनेशनल इंटरेस्ट पर बेस्ड है डूटा यानी दिल्ली यूनिवर्सिटी टीचर एसोसिएशन। और बिजनेस इंटरेस्ट पर बेस्ड है एसोसिएटेड चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री इन इंडिया। तो ए का सेकेंड ऑप्शन किस में आपको मिल रहा है? ओनली वन ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 2। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 45, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द मेन प्रॉब्लम्स ऑफ नेशन बिल्डिंग इन इंडिया। तो मेन प्रॉब्लम्स क्या थी नेशन बिल्डिंग में? सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। आपको कोड दिए गए नीचे, आंसर इसमें से आपको देना है। क्या ये पॉवर्टी थी, इलिटरेसी थी, ट्रेड यूनियन से, करप्शन थे, रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज थी, टेररिज्म था। तो एक से ज़्यादा हो सकते हैं। कोड आपके सामने नीचे गिवन है। तो राइट आंसर आप लोग बताइए, इंडिया में नेशन बिल्डिंग का मेन प्रॉब्लम क्या क्या था। तो क्या पॉवर्टी थी? तो यस पॉवर्टी थी। इलिटरेसी भी थी यानी निरक्षरता भी एक प्रॉब्लम थी, गरीबी भी एक प्रॉब्लम थी। ट्रेड यूनियंस भी क्या प्रॉब्लम होंगे? तो नहीं। करप्शन क्या प्रॉब्लम थी? तो बिल्कुल। और रीजनल पॉलिटिकल पार्टीज, क्या ये हो सकता है नेशन बिल्डिंग में प्रॉब्लम? तो नहीं, ये नहीं है। और टेररिज्म भी था, यानी कि ए बी एंड डी एफ, ए बी 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 और डी और एफ। तो ये किस ऑप्शन में आपको? ऑप्शन नंबर 3। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। नेशन
बिल्डिंग में क्या क्या प्रॉब्लम थे? पॉवर्टी, इलिटरेसी, करप्शन एंड टेररिज्म। क्वेश्चन नंबर 47 है, अरेंज द फॉलोइंग एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर्स इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। आपको बिलोबी, एमपी फॉलेट, एफडब्ल्यू रिक्स एंड रॉबर्ट डाहल दिए गए हैं एडमिनिस्ट्रेटिव थिंकर के रूप में और आपको इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो सबसे पहले इनमें से कौन से आएंगे? जल्दी से कोड में से आप लोग को आंसर देना है। तो सबसे पहले आएंगे एमपी फॉलेट, उसके बाद आएंगे आपके बिलोबी, उसके बाद आएंगे रॉबर्ट डाहल एंड लास्ट आएंगे एफडब्ल्यू रिक्स। तो सबसे पहले आएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, देन ए, देन डी एंड देन सी। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 48, हु अमंग द फॉलोइंग गेव द 4P फॉर्मूला फॉर डिपार्टमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। तो 4P का फॉर्मूला किसने दिया है? फेयोल ने, उर्विक ने, गुलिक ने या फिर मूने ने। तो 4P का फॉर्मूला किसने दिया है? लूथर गुलिक ने। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49, गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, वन लेबल्ड एज असर्शन एंड अनदर लेबल्ड एज रीजन। सिलेक्ट द करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। असर्शन क्या गिवन है? हर्बर्ट साइमन हैज ridiculed the classical theory of organization as a machine model theory. Classists are too much preoccupied with the formal structure part of organization and that too at the cost of human factors. तो क्या कोड आपके सामने है? Both A and R are true and R is the correct explanation of A. Both A and R are true but R is not the correct explanation of A. A is true but R is false. A is false but R is true. तो राइट आंसर कोड में से दीजिए, क्या होगा इसके लिए राइट? हर्बर्ट साइमन हैज रिडिक्यूल्ड द क्लासिकल थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एज अ मशीन मॉडल थ्योरी। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। क्लासिस्ट, क्यों उन्होंने मशीन मॉडल थ्योरी कहा? क्लासिस्ट आर टू मच प्री ऑक्यूपाइड विद द फॉर्मल स्ट्रक्चर पार्ट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड दैट टू एट द कॉस्ट ऑफ ह्यूमन फैक्टर्स। तो दोनों ही सही है और करेक्ट एक्सप्लेनेशन भी है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 50, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू करेक्ट अबाउट द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट। तो नोट करेक्ट बताना है आप लोगों को, नोट जरूर याद रखिए। देखिए यहाँ पर बोल्ड भी करके आप लोग को बताया गया है, नोट बताना है। हमेशा हम लोग गलती करते हैं नोट वाले केसेस में, तो ध्यान रखिए। तो स्टेटमेंट्स को पढ़ते हैं। द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 12th of October 2005. द फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2000 हैज़ बीन रिपील्ड. द ऑफिशियल सेक्रेट्स एक्ट 1923 हैज़ ऑल्सो बीन रिपील्ड. सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड। तो कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट के बारे में गलत है? क्वेश्चन नंबर 50 के लिए राइट आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा? द राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट केम इनटू फोर्स ऑन 12th of October 2005। तो ये सही है। द फ्रीडम ऑफ इंफॉर्मेशन एक्ट 2002 हैज़ बीन रिपील्ड। तो ये भी सही है। द ऑफिशियल सेक्रेट्स एक्ट 1923 हैज़ ऑल्सो बीन रिपील्ड। तो ये यहाँ पर गलत है। द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन CIC एंड स्टेट इंफॉर्मेशन कमीशन हैव बीन कॉन्स्टिट्यूटेड। तो ये भी सही है। तो थर्ड ऑप्शन यहाँ पर रॉन्ग है, इसलिए यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 51, 73rd constitutional amendments provided for constitutional status to rural and urban bodies, 3-tier system for all panchayati raj institution, direct election of chairperson and members of panchayati raj institution at all levels, audit of panchayat funds by CAG. तो करेक्ट आंसर फ्रॉम द कोड गिवन बिलो। तो आपको करेक्ट आंसर यहाँ पर सिलेक्ट करना है। तो राइट आंसर सिलेक्ट करिए और बताइए क्वेश्चन नंबर 51 के लिए राइट आंसर क्या होगा। तो 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट क्या प्रोवाइड कराता है? क्या ये कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू रूरल एंड अर्बन बॉडीज़ करवाता है? तो गलत, क्योंकि ये सिर्फ रूरल को करवाता है। अर्बन को कौन सा करवाता है? 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। 3-tier सिस्टम
फॉर ऑल पंचायती राज इंस्टीट्यूशन, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। डायरेक्ट इलेक्शन ऑफ चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एट ऑल लेवल्स, तो चेयरपर्सन का डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होगा, इनडायरेक्ट होगा। तो ऑप्शन नंबर सी भी यहाँ पर गलत है, ए भी यहाँ पर गलत है। ऑडिट ऑफ पंचायत फंड्स बाय कैग, ये भी यहाँ पर गलत है। तो राइट आंसर है ओनली बी, यानी कि ऑप्शन नंबर 1। केवल 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट प्रोवाइडेड फॉर 3 टायर सिस्टम ऑफ ऑल पंचायती राज इंस्टीट्यूशन। क्वेश्चन नंबर 52, द सेंट्रल इंफॉर्मेशन कमीशन कंसिस्ट ऑफ द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर एंड इंफॉर्मेशन कमिश्नर्स not exceeding 3 in number, not exceeding 5 in number, not exceeding 7 in number, not exceeding 10 in number. The Central Information Commission consists of the Chief Information Commissioner and Information Commissioner. और Information Commissioner कितने से ज़्यादा नहीं होने चाहिए? क्वेश्चन नंबर 52 के लिए राइट आंसर बताइए। तो राइट आंसर है यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 52 के लिए ऑप्शन नंबर 4, नॉट एक्सीडिंग 10 इन नंबर। क्वेश्चन नंबर 53, who among the following said development administration is an action oriented and goal oriented administrative system? तो किसने ऐसा कहा है कि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेशन एक्शन ओरिएंटेड है और गोल ओरिएंटेड है? क्वेश्चन नंबर 53 के लिए राइट आंसर है एडवर्ड बिडनर। एडवर्ड बिडनर ने कहा है कि डेवलपमेंट एडमिनिस्ट्रेटर इज एन एक्शन ओरिएंटेड एंड गोल ओरिएंटेड एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 54, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द वॉलंटरी प्रोविजन ऑफ 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992? ऑप्शन ए है प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, सेटिंग अप अ स्टेट फाइनेंस कमीशन, मेकिंग द पंचायत ऑटोनोमस बॉडीज, गिविंग द पंचायत फाइनेंशियल पावर्स इन रिलेशन टू टैक्सेस, फीस एंड एटसेट्रा। तो वॉलेंटरी प्रोविजंस कौन कौन से हैं, यानी कि आवश्यक नहीं है, आप स्वेच्छा से रख भी सकते हो और नहीं भी। तो इसमें से बताइए वॉलेंटरी प्रोविजंस कौन कौन से हैं। 54 के लिए राइट आंसर बताइए। प्रोवाइडिंग रिजर्वेशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, तो ये भी एक वॉलेंटरी प्रोविजन है। सेटिंग ऑफ स्टेट फाइनेंस कमीशन, तो ये वॉलेंटरी नहीं है। मेकिंग द पंचायत ऑटोनोमस बॉडीज, तो ये भी एक वॉलेंटरी प्रोविजन है। गिविंग द पंचायत फाइनेंशियल पावर्स इन रिलेशन टू टैक्सेस, फीस एंड एटसेट्रा, तो ये भी एक वॉलेंटरी पावर है, यानी कि ए, सी एंड डी इज द वॉलेंटरी प्रोविजंस, इसलिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 55, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 एंड करेक्ट आंसर आप लोग को कोड में से देना है। लिस्ट 1 में आपको कुछ कमेटियां दी गई हैं और वो किससे रिलेटेड है, आपको लिस्ट 2 में वो दिए गए हैं, तो मैच करिए। होता कमीशन किससे जुड़ा हुआ है, संथानम कमेटी किससे जुड़ी हुई है, सरकारिया कमीशन किससे जुड़ा हुआ है और यशपाल कमेटी किससे जुड़ी हुई है। तो जल्दी से क्वेश्चन नंबर 55 के लिए राइट आंसर बताएंगे आप लोग। वीडियो को एंड तक देखिए और इस वीडियो में हम लोग पूरा पेपर सॉल्व कर रहे हैं। नवंबर का पेपर थर्ड हम लोग सॉल्व कर रहे हैं पॉलिटिकल साइंस का। आई होप आप लोगों ने मैच कर लिया होगा और अपना आंसर सिलेक्ट कर लिया होगा। तो अगर आप लोगों को नहीं भी पता है कि कौन किससे जुड़ा हुआ है, अगर आपको बी और सी ऑप्शन पता है, क्योंकि ये बहुत ही फेमस कमेटी एंड कमीशंस हैं, तो संथानम कमेटी किससे जुड़ी हुई है, संथानम कमेटी आपकी जुड़ी हुई है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन से। तो इसी से भी आप लोग आंसर कर सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी के लिए राइट आंसर अगर थर्ड है तो वो केवल एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, वो है ऑप्शन नंबर 2। अगर आपको सरकारिया कमीशन का पता है जो कि सेंट्रल स्टेट रिलेशन से जुड़ा है, तो भी आप लोग आंसर कर सकते थे। थर्ड का फर्स्ट ऑप्शन 2 ऑप्शन में दिया हुआ था, तो यहाँ पे क्लैश हो सकता था, लेकिन अगर आपको दोनों पता था बी और सी, तो आप आसानी से कर सकते थे। होता कमेटी किससे जुड़ी हुई है, तो होता कमेटी जुड़ी हुई है सिविल सर्विस रिफॉर्म से।
और यशपाल कमेटी किससे जुड़ी हुई है? तो यशपाल कमेटी जुड़ी हुई है आपकी हायर एजुकेशन रिफॉर्म से। होथा कमेटी जुड़ी हुई है सिविल सर्विस रिफॉर्म से। संथानम कमेटी जुड़ी हुई है प्रिवेंशन ऑफ करप्शन से। सरकारिया कमीशन जुड़ा हुआ है सेंटर स्टेट रिलेशन से। एंड यशपाल कमेटी जुड़ी हुई है हायर एजुकेशन रिफॉर्म से। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 55. Question number 56. Promotion to higher position involves change of title, change of pay, change of duties, change of responsibility. तो जब आपको प्रमोशन किया जाता है एक हायर पोजीशन पर, जिस पोजीशन पर आप हैं उससे एक हायर पोजीशन पर आपको प्रमोट किया जाता है या प्रमोशन किया जाता है, तो आपके किस किस चीज़ में परिवर्तन आएगा, चेंजमेंट आएगा? चेंज ऑफ टाइटल, चेंज ऑफ पे, चेंज ऑफ ड्यूटीज, चेंज ऑफ रेस्पॉन्सिबिलिटी। तो राइट आंसर इसके लिए क्या होगा, जल्दी से सिलेक्ट कीजिए। इजी क्वेश्चन है ये, आसानी से अगर आपने ये आप डे टू डे लाइफ में भी इसको रिलेट करके आसानी से कर सकते हैं, पढ़ने की ज़रूरत नहीं है इस क्वेश्चन के लिए। तो राइट आंसर क्या है, ये चारों ही चीज़ें परिवर्तित हो जाएंगी। अगर आपका प्रमोशन होता है एक पोस्ट से दूसरे पोस्ट पे, तो चेंज ऑफ टाइटल भी हो जाएगा, चेंज ऑफ पे भी होगा क्योंकि आपको पेमेंट ज़्यादा मिलेगी उस पोस्ट से क्योंकि हायर पोजीशन है। ड्यूटीज़ में परिवर्तन आएगा और रिस्पॉन्सिबिलिटी में भी परिवर्तन आएगा। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर 4 A, B, C and D, चारों में ही परिवर्तन आएगा। क्वेश्चन नंबर 57. द प्रोसेस बाय विच द सिलेक्टेड कैंडिडेट इज सेंट फॉर एन अपॉइंटमेंट इज नोन एज सिलेक्शन, अपॉइंटमेंट, सर्टिफिकेशन, प्लेसमेंट। तो क्वेश्चन नंबर 57 के लिए राइट आंसर बताइए। द प्रोसेस बाय विच द सिलेक्टेड कैंडिडेट इज सेंट फॉर एन अपॉइंटमेंट इज नोन एज सर्टिफिकेशन। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 58. डिफेंडिंग पॉलिसी इज द फंक्शन ऑफ, डिफेंडिंग पॉलिसी इज द फंक्शन ऑफ लाइन एजेंसी, स्टाफ एजेंसी, ऑक्सिलरी एजेंसी या फिर बोथ स्टाफ एंड लाइन एजेंसी। तो डिफेंडिंग पॉलिसी किसका फंक्शन है? क्वेश्चन नंबर 58 राइट आंसर ऑप्शन नंबर 1 लाइन एजेंसी। डिफेंडिंग पॉलिसी लाइन एजेंसी का एक फंक्शन है। क्वेश्चन नंबर 59. हु अमंग द फॉलोइंग आर द क्रिटिक्स ऑफ द ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी। तो ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी का कौन इनमें से क्रिटिक करते हैं? कोड आपके सामने नीचे दिए गए हैं, तो राइट आंसर आप लोग बताएंगे। टालकट पार्सन, माइकल क्रोजियर, रॉबर्ट प्रेस्थस, F.W. रिक्स। तो क्वेश्चन नंबर 59 के लिए राइट आंसर बताइए, कौन कौन इनमें से ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी को क्रिटिक करते हैं? तो ये चारों ही लोग ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी को क्रिटिक करते हैं। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। टालकट पार्सन, माइकल क्रोजियर, रॉबर्ट प्रेस्थस एंड F.W. रिक्स ब्यूरोक्रेटिक थ्योरी को क्रिटिक करते हैं। तो चारों के नाम याद रखिए, टालकट पार्सन, माइकल क्रोजियर, रॉबर्ट प्रेस्थस एंड F.W. रिक्स। क्वेश्चन नंबर 60. Who among the following rejected the politics administration dichotomy? तो किसने पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेटर डाइकोटमी को रिजेक्ट किया है? वुडरो विल्सन ने, फ्रैंक गुडनाउ ने, हर्बर्ट साइमन ने, रॉबर्ट मर्टन ने। तो कौन इनमें से पॉलिटिक्स एडमिनिस्ट्रेशन डाइकोटमी को रिजेक्ट करते हैं? क्वेश्चन नंबर 60 के लिए राइट आंसर बताइए। तो ये हैं आपके हर्बर्ट साइमन। क्वेश्चन नंबर 61. Who was of the opinion that survival depends on the state, material capabilities and its alliances with other states? तो कौन ये ओपिनियन रखता है कि सर्वाइवल डिपेंड्स ऑन अ स्टेट, मटीरियल कैपेबिलिटीज एंड इट्स अलाइंसेस विद अदर स्टेट? जॉन मियर साइमर, केनेथ वॉल्ट्ज, थ्यूसिडाइडस, जे स्नीडर। सर्वाइवल जो है वो मटेरियल कैपेबिलिटीज़ कितनी है स्टेट की और उसके दूसरे देशों के साथ अलाइंसेस कैसे हैं उस पर निर्भर करता है। तो ये कौन कह रहा है? तो क्वेश्चन नंबर 61 के लिए राइट आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा। तो ये हैं आपके केनेथ वॉल्ट्ज। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 62. Consider the following statements. Neorealism and neoliberalism are rationalist approaches.
Neorealism and feminism are reflectivist approaches. Post-structuralism and neoliberalism are rationalist approaches. Feminism and post-structuralism are reflectivist approaches. तो कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है? आपको नीचे कोड दिए गए हैं, राइट आंसर आप लोग बताइए। क्वेश्चन नंबर 62 के लिए राइट आंसर बताएंगे आप लोग, कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर करेक्ट है। न्यूरियलिज्म एंड न्यूलिबरलिज्म आर रैशनलिस्ट अप्रोचेस, तो ये यहाँ पर सही है। फेमिनिज्म एंड पोस्ट स्ट्रक्चरलिज्म आर रिफ्लेक्टिविस्ट अप्रोचेस, तो ये भी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। तो ए एंड डी स्टेटमेंट आर करेक्ट। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 63, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू अबाउट सॉफ्ट पावर के बारे में यहाँ पर कौन सा ट्रू स्टेटमेंट है? सॉफ्ट पावर कैन बी यूज्ड बाय स्टेट एक्टर्स, soft power can be used by non-state actors, soft power is the second phase of power, soft power is a form of idealism। कोड आपके सामने है, आपको करेक्ट स्टेटमेंट यहाँ पर बताना है। क्वेश्चन नंबर 63 के लिए राइट आंसर बताइए क्या होगा। सॉफ्ट पावर कैन बी यूज्ड बाय द स्टेट एक्टर्स, तो यहाँ पर ये सही है। सॉफ्ट पावर कैन बी यूज्ड बाय नॉन स्टेट एक्टर्स, ये भी सही है। सॉफ्ट पावर इज द सेकंड फेज ऑफ पावर, ये भी सही है। सॉफ्ट पावर इज द फॉर्म ऑफ आइडियलिज्म, ये गलत है। तो ऑप्शन नंबर ए, बी एंड सी आर करेक्ट। सो ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 64, Which of the following is not a Kantian influence that acts as a constraint on war? Which one of the following is not a Kantian influence that acts as a constraint on war? Democracies will refrain from using force against other democracy. Economically important trade creates incentives to maintain peaceful relation. Global civil society asserts itself. International organization can constrain decision makers by promoting peace. तो क्वेश्चन नंबर 64 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, ग्लोबल सिविल सोसाइटी एक्सर्ट्स इटसेल्फ। यहाँ पर ये कांटियन इन्फ्लुएंस नहीं है कॉन्स्टेंट ऑन वार पर। क्वेश्चन नंबर 65, find out the incorrect statement about John Galtung's model of conflict, violence and peace। तो इन्होंने मॉडल ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, वायलेंस एंड पीस दिया है, आप लोग को याद रखना है, जॉन गाल्टुंग ने। तो इसके बारे में आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। He suggested that conflict could be viewed as a triangle with contradiction, attitude and behavior। इन्होंने क्या कहा कि कॉन्फ्लिक्ट को एक ट्रायंगल के रूप में देखना चाहिए जिसमें क्या क्या है, कॉन्ट्राडिक्शन, एटीट्यूड एंड बिहेवियर। ही टॉक्ड ऑफ स्ट्रक्चरल, कल्चरल, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट वायलेंस। किस किस वायलेंस की बात की? स्ट्रक्चरल, कल्चरल, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट। तो क्या ये सही है? आपको यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है, करेक्ट स्टेटमेंट नहीं ढूंढना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट ढूंढना है। He discussed about peace building, peacemaking and peacekeeping. He explained about direct war, proxy war and interstate। तो कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है? क्वेश्चन नंबर 65 के लिए राइट आंसर बताइए कौन से स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है। तो यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से हैं? ऑप्शन नंबर बी एंड सी। सो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर बी एंड सी इनकरेक्ट है, यानी कि ए और डी करेक्ट है। तो पढ़ लेते हैं क्या है। गाल्टुंग मॉडल्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, वायलेंस एंड पीस। ही सजेस्टेड दैट कॉन्फ्लिक्ट कुड बी व्यूड एज अ ट्रायंगल विद कॉन्ट्राडिक्शन, एटीट्यूड एंड बिहेवियर। ही एक्सप्लेन्ड अबाउट डायरेक्ट वॉर, प्रॉक्सी वॉर एंड इंटरस्टेट। कौन कौन से वॉर की बात की? डायरेक्ट वॉर, प्रॉक्सी वॉर एंड इंटरस्टेट। जॉन गाल्टुंग ने मॉडल क्या दिया? कॉन्फ्लिक्ट, वायलेंस एंड पीस। तो ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 66, आपको लिस्ट 1 में ऑथर्स दिए गए हैं, लिस्ट 2 में उनसे जुड़ी हुई बुक्स दी गई हैं, तो आपको मैच करना है। जल्दी से मैच करिए, राइट आंसर कोड में से दीजिए। स्टीफन क्रेजर की बुक कौन सी है? जॉन जे रोजनबर्ग की बुक कौन सी है? E.M. वुड की बुक कौन सी है? और बैरी बुजाइन की बुक कौन सी है?
तो जल्दी से मैच करिए और जल्दी से राइट आंसर इसके लिए बताइए क्या होगा। तो स्टीफन क्रेजर की बुक है इंटरनेशनल रेजिम्स। जे रोजनबर्ग की बुक है एम्पायर ऑफ सिविल सोसाइटी। E.M. वुड की पुस्तक है एम्पायर ऑफ कैपिटल। बैरी बुजान की पुस्तक है यहाँ पर फ्रॉम इंटरनेशनल टू वर्ल्ड सोसाइटी। तो बुक्स को याद जरूर रखिए। स्टीफन क्रेजर की बुक है इंटरनेशनल रिजीम। जे रोजनबर्ग की बुक है एम्पायर ऑफ सिविल सोसाइटी। E.M. वुड की पुस्तक है एम्पायर ऑफ कैपिटल एंड बैरी बुजान की पुस्तक है फ्रॉम इंटरनेशनल टू वर्ल्ड सोसाइटी। तो राइट आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 66 के लिए। तो स्टीफन क्रेजर की बुक मैंने आपको बताई कि इंटरनेशनल रिजीम है, यानी कि ए का थर्ड ऑप्शन आपको दो ऑप्शन में मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 1 एंड 2 में। जे रोजनबर्ग की पुस्तक मैंने बताई आपको एम्पायर ऑफ सिविल सोसाइटी, जो कि बी का फर्स्ट ऑप्शन हो जाएगा, और वो आपको केवल एक ही ऑप्शन मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 2 में। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 67, विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज मिसमैच्ड। आपको मिसमैच बताना है। वर्ल्ड और ग्लोबल सिक्योरिटी, वर्ल्ड कम्युनिटी और ह्यूमन काइंड। सोसाइटल सिक्योरिटी, सोसाइटल नीड्स। इकोनॉमिक सिक्योरिटी, वेलफेयर। एनवायरमेंटल सिक्योरिटी, रिसोर्सेज। तो कौन सा मिसमैच है यहाँ पर? वर्ल्ड और ग्लोबल सिक्योरिटी, वर्ल्ड कम्युनिटी और ह्यूमन काइंड। सोसाइटल सिक्योरिटी, सोसाइटल नीड्स, तो ये यहाँ पर मिसमैच है। इकोनॉमिक सिक्योरिटी, वेलफेयर, इन्वायरमेंटल सिक्योरिटी, रिसोर्सेज। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 68, which one of the following have emphasis in India's nuclear deterrent? Large number of deterrent force, nuclear parity and capability to retaliate, small numbers and capability to deter, deterrent force and nuclear parity. तो राइट आंसर इसके लिए ऑप्शन नंबर 3, स्मॉल नंबर्स एंड कैपेबिलिटी टू डेटर। क्वेश्चन नंबर 69, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया, NSCI, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में आपको यहाँ पर बताना है कि करेक्ट आंसर करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से, और यहाँ पर आपको कोड दिए गए हैं। It is a 3-tier organization consisting of strategic policy group, joint intelligence and national security advisory board. Minister for External Affairs, Defense, Home, Finance and Commerce are its members. It was formed in the year 1998. The former national security advisors were Brajesh Mishra, J.N. Dixit and K.P. Singh. तो राइट आंसर यहाँ पर बताइए क्या होगा NSCI के बारे में, नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में यहाँ पर कौन कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो इट इज़ अ 3-tier ऑर्गेनाइजेशन कंसिस्टिंग ऑफ स्ट्रेटेजिक पॉलिसी ग्रुप, जॉइंट इंटेलिजेंस कमेटी एंड नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड। 3-tier बॉडी है ये। मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स, डिफेंस, होम एंड फाइनेंस एंड कॉमर्स आर इट्स मेंबर। तो ये दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर सही है। ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। A and B आर द करेक्ट स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 70, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट। इनकरेक्ट बताना है। द निमराना डायलॉग इज ऑन इंडिया चाइना रिलेशन। द ओटावा डायलॉग इज ऑन इंडिया पाकिस्तान रिलेशन। शांग्री-ला डायलॉग इज ऑन इंडिया सिंगापुर रिलेशन। रायसीना डायलॉग इज इंडियाज फ्लैगशिप कॉन्फ्रेंस ऑफ जियोपॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स। तो आपको यहाँ पर इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। क्वेश्चन नंबर 70 के लिए राइट आंसर बताइए इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से हैं। तो यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट है A and C। द निमराना डायलॉग इज ऑन इंडिया एंड चाइना रिलेशन, तो ये गलत है। सांग्री-ला डायलॉग इज ऑन इंडिया सिंगापुर रिलेशन, तो ये भी यहाँ पर गलत है। यानी कि ओटावा डायलॉग किन किन के बीच में है, इंडिया पाकिस्तान के बीच में, और रायसीना डायलॉग इज इंडियाज फ्लैगशिप कॉन्फ्रेंस ऑफ जियोपॉलिटिक्स एंड जियो इकोनॉमिक्स। तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 3, A and C स्टेटमेंट्स आर इनकरेक्ट। क्वेश्चन नंबर 71,
Consider the following statement about India's role in United Nations. Which one of the statements are correct? United Nation में इंडिया के रोल के बारे में यहाँ पर कौन से स्टेटमेंट सही है? India is a major contributor to UN Democracy Fund. India delegation to San Francisco Conference of 1945 was led by Vijay Lakshmi Pandit. In 2001, India piloted a draft comprehensive convention on international terrorism. India submitted along with other countries an action plan for phased elimination of nuclear weapons 1996 to 2020. तो कोड आपके सामने है. करेक्ट स्टेटमेंट आप लोगों को बताना है इंडिया के यूनाइटेड नेशन में रोल के बारे में. क्वेश्चन नंबर 71 के लिए राइट आंसर बताएंगे आप लोग क्या होगा. इंडिया इज अ मेजर कॉन्ट्रीब्यूटर टू यूएन डेमोक्रेसी फंड. तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही है. Indian delegation to San Francisco Conference of 1940 was led by Vijay Lakshmi Pandit. तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है. In 2001 India piloted a draft comprehensive convention on international terrorism. तो ये भी स्टेटमेंट यहाँ पर गलत है. India submitted along with other countries an action plan for phased elimination of nuclear weapons 1996 to 2020. तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही है, यानी कि A and D स्टेटमेंट आर ट्रू. तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3. क्वेश्चन नंबर 72 आपको असर्शन एंड रीजन का दिया गया है. असर्शन गिवन है स्टेट कंटिन्यू टू एग्जिस्ट एज सोवरेन स्टेट. रीजन दिया गया है ग्लोबलाइजेशन हैज बीकन द वेस्टफेलियन स्टेट सिस्टम. तो क्वेश्चन नंबर 72 के लिए राइट आंसर बताइए. तो क्वेश्चन नंबर 72 के लिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2. बोथ ए एंड आर ट्रू बट आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए. स्टेट कंटिन्यू टू एग्जिस्ट एज सोवरेन स्टेट. तो ये स्टेटमेंट सही है. ग्लोबलाइजेशन हैज बीकन द वेस्टफेलियन स्टेट सिस्टम. तो ये भी स्टेटमेंट सही है, लेकिन ये रीजन जो है वो करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है असर्शन का, इसलिए राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी. क्वेश्चन नंबर 73 में आपको लिस्ट 1 में कुछ एग्रीमेंट एंड ग्रुप्स दिए गए हैं और उनसे जुड़े हुए लिस्ट 2 में दिए गए हैं. आप लोग को मैच करना है. तो वासेनार एग्रीमेंट से इनमें से क्या जुड़ा हुआ है, जल्दी से आप लोग मैच करिए. तो वासेनार एग्रीमेंट एक्सपोर्ट कंट्रोल फॉर कन्वेंशनल आर्म्स एंड ड्यूअल यूज ऑफ टेक्नोलॉजी. ऑप्शन नंबर 3. ऑस्ट्रेलिया ग्रुप स्टॉपिंग स्प्रेड ऑफ केमिकल एंड बायोलॉजिकल वेपन्स. न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप्स non-proliferation of nuclear weapon and missile technology control regime से जुड़ा हुआ है आपका non-proliferation of systems intended for the delivery of WMD. तो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा? ए का थर्ड ऑप्शन. आपको 2 ऑप्शन में मिल रहा है, 1 and 2 में. बी का फर्स्ट ऑप्शन केवल एक ही ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर 1 में. तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1. Question number 74. Which one of the following statement is incorrect? New Development Bank is a multilateral development bank established by BRICS. Asian Infrastructure Investment Bank is an initiative of China. WTO recognizes least developed countries as those which are designated as such by UNO. International Finance Corporation offers political risk insurance and encourages private sector development in developing countries. तो राइट यहाँ पर आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है. तो क्वेश्चन नंबर 74 के लिए राइट आंसर आप लोग बताएंगे क्या होगा, कौन सा इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट है. तो न्यू डेवलपमेंट बैंक इज अ मल्टीलैटरल डेवलपमेंट बैंक एस्टैब्लिश्ड बाय ब्रिक्स. तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर सही है. एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक इज एन इनिशिएटिव ऑफ चाइना. तो ये भी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है. WTO recognizes least development countries as those which are designated as such by UNO. तो ये भी स्टेटमेंट यहाँ पर सही है. International Finance Corporation offers political risk
इंश्योरेंस एनकरेजेस प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट इन डेवलपिंग कंट्रीज। तो ये स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है। तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। तो आज के इस क्वेश्चन पेपर का लास्ट क्वेश्चन है 75 नंबर का क्वेश्चन देखिए। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू सिक्योरिटी काउंसिल के बारे में आप लोग को करेक्ट आंसर बताना है। इंडिया बिकेम मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल 7 times. Japan became a member of Security Council 11 times. It appoints non-permanent members. It appoints Secretary General. राइट आंसर बताएंगे क्या होगा इसके लिए। इंडिया बिकेम मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल 7 times, सही स्टेटमेंट है। जापान बिकेम अ मेंबर ऑफ सिक्योरिटी काउंसिल 11 times, तो ये भी स्टेटमेंट सही है। इट अपॉइंट्स नॉन परमानेंट मेंबर, रॉन्ग स्टेटमेंट। इट अपॉइंट्स सेक्रेटरी जनरल, तो ये भी रॉन्ग है। तो राइट आंसर है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 1। ए एंड बी आर ट्रू। तो ये थे क्वेश्चन पेपर था 2017 का, नवंबर का पेपर 3rd। अगर आप लोगों ने पेपर 2 के पेपर को नहीं देखा है 2017 के, तो आप लोग वो भी देख सकते हैं। और इसके साथ ही जिन लोगों का हिंदी मीडियम है वो लोग इस पेपर का हिंदी वर्जन देख सकते हैं। अभी कुछ देर में वो अपलोड हो जाएगा, तो आप लोग हिंदी में भी देख सकते हैं। तो आप लोग लिख सकते हैं कि आपने आज के इस क्वेश्चन पेपर में कितने राइट अटेम्प्ट किए हैं, कितने राइट क्वेश्चंस आपने किए हैं। वो अपने मार्क्स आप लोग शेयर कर सकते हैं। तो मिलते हैं नए पेपर में। नए पेपर को हम लोग सॉल्व करेंगे किसी और ईयर के। तो अभी हम लोग कुछ दिन क्वेश्चन पेपर का ही सॉल्व करेंगे अब, क्योंकि टाइम कम है। तो हम लोग को प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को ज़्यादा से ज़्यादा याद रखना है। उन क्वेश्चंस को ही घुमा फिरा के आपको दिया जाता है। ये नहीं है कि एज इट इज़ आ जाएगा, लेकिन कंसेप्ट्स वही रहते हैं, थोड़ा बहुत आपको चेंजमेंट मिलेगा। तो प्रैक्टिस करिए ज़्यादा से ज़्यादा। अगर आप लोगों ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कर लिया है तो और ज़्यादा MCQs को प्रैक्टिस कीजिए। अब ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन कीजिए जितना भी आप लोगों ने तैयारी किया है। तो मिलते हैं नए वीडियो में एक नए सेशन के साथ, नए जोश के साथ, नए उत्साह के साथ। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।